नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। इस वक्त देश के दो मुख्यमंत्री जेल जाने की तैयारी में हैं क्योंकि सारे विकल्प समाप्त हो चुके हैं। वो मुख्यमंत्री जिनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है वो कभी भी कानून के शिकंजे में आ सकते हैं। एक तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते थे, अब कट्टर बेईमान बन के उभरे हैं क्योंकि उन्हें बार बार ईडी की ओर से दिल्ली शराब घोटाले के मामले में जो नोटिस मिल रहा है, कभी दिवाली का बहाना बनाकर, कभी विपश्यना का बहाना बनाकर, तो कभी चुनाव प्रचार का बहाना बनाकर, कुल मिलाकर वो ईडी के संबंध की अनदेखी कर रहे हैं। वहीं दूसरे मुख्यमंत्री हैं झारखंड के हेमंत सोरेन, जिन्हें ईडी बार बार पूछताछ के लिए बुलाना चाह रही है। नोटिस का जवाब भी नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जब हेमंत सोरेन को पता चला कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि उनका मामला कुछ ज़्यादा ही नाजुक है, ऐसे में उन्होंने एक बड़ी चाल चली है। उस चाल को भी हम समझेंगे। इन दोनों ही मुख्यमंत्री के अलावा छत्तीसगढ़ के पुराने मुख्यमंत्री जो अब से करीब महीना भर तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, भूपेश बघेल, उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आपको याद होगा, करीब 2 महीना पहले चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने साफ तौर पर उस समय के सीएम भूपेश बघेल का नाम लेकर कहा था कि वो सत्ता में रहकर सट्टा चला रहे हैं। भारत के चुनावी इतिहास में ये तथ्य हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से, दुबई से आए पैसे से गरीबों को लूटकर प्रशासनिक तंत्र को इस्तेमाल कर सत्ता में बैठकर सट्टा का खेल खेला है भूपेश बघेल ने और कांग्रेस के नेतृत्व ने। 508 करोड़ का जो लेन देन हुआ सत्ता के साथ, उनका खुलासा करते हुए ऑन कैमरा स्मृति ईरानी जिन बातों को कह रही थी, दरअसल उन्हीं बातों के साथ हम कदम ईडी भी है। ईडी ने सारे पेपर कोर्ट को दे दिए हैं। अब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। सत्ता में आते ही पहली कैबिनेट की बैठक भी हो गई जिसमें मोदी गारंटी के अलावा अंदर खाने कुछ ढेर सारी चर्चा हुई है। मंत्रिमंडल में नए और पुराने का अनुपात 8 और 4 का है, यानी 8 नए चेहरे वाले मंत्री हैं और 4 पुराने अनुभवी हैं। इन्हीं नए मंत्रियों में से एक युवा चेहरा है विजय शर्मा का, जो उप मुख्यमंत्री होने के साथ गृह मंत्री भी हैं। उन्होंने मीडिया के सामने इशारों में ही बता दिया कि पहले कानून का राज नहीं चलता था, अब कानून का पालन करवाया जाएगा। संविधान के आधार पर सरकारें चलें और कानून का राज हो, किसी व्यक्ति विशेष का राज ना हो, कानून किसी की जेब में ना हो। पहले कुछ ऐसा हुआ है और उन सब का उपचार किया जाएगा, निराकरण किया जाएगा, कानून का राज स्थापित हो, ये आवश्यक है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा की बातों को यदि आपको समझना हो तो 16 नवंबर का ये वीडियो देखिए, जब चुनाव प्रचार 15 नवंबर को खत्म हो गया और 17 नवंबर को मतदान था। बावजूद इसके कानून को अपनी जेब में रखकर भूपेश बघेल किस तरह चुनाव प्रचार कर रहे थे, बाकायदा ढोल नगाड़ा लेकर, जैसे कानून उनके सामने पानी भरता हो। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार से जुड़े हुए तमाम घपले घोटालों की फाइलें एक एक कर खुलने की तैयारी हो चुकी है। तमाम बेनामी संपत्ति की जानकारी भी मांगी जा रही है। यहाँ गहराई से समझने वाली बात यह है कि सीएम भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया जो लंबे समय से जेल में हैं, उनके बारे में जानकारी मिली है कि वो सरकारी गवाह बनने के लिए जतन कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं किसी तरह छूट जाए। इसी सौम्या चौरसिया के बारे में आपको जानकर हैरानी होगी, सीएम भूपेश बघेल की उप सचिव रहते हुए उन्होंने तमाम तरीके से धन संसाधन जो जुटाए हैं। इसी दौरान उन्होंने सीएम भूपेश बघेल के गृहग्राम
कुरूड डी में ही अपने रिश्तेदारों के नाम से संपत्ति अर्जित की है, जहां से भारतमाला परियोजना की सड़क जाने वाली है। कौड़ियों को मोल खरीदी गई इस जमीन की कीमत स्वाभाविक रूप से भारतमाला परियोजना के यहां से गुजरने के कारण कई गुना बढ़ जाएगी। कितना गजब संयोग है, पुराने सीएम के गृहग्राम में ही मोहतरमा को करोड़ों की जमीन कौड़ियों में मिल गई। ये तो एक उदाहरण मात्र है, ऐसे ही कई सूत्र तलाशे जा रहे हैं। गौठान घोटाला आपको छत्तीसगढ़ का याद होगा, जिसके बारे में पुराने आईएएस और मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी कई बार सिलसिलेवार ढंग से बारीकी से अध्ययन करते हुए ये समझा चुके हैं कि करीब 10,000 गौठान के लिए 1,300 करोड़ रुपए खर्च किए गए। छत्तीसगढ़ की आम जनता जो सरल स्वभाव की है वो भी जानती है कि प्रदेश भर में गौठान किस तरह से खाली हैं और इन खाली गौठान से किसकी जेब भरी गई यह भी आसानी से समझ आ रहा है। अब इसकी जांच चल रही है, फाइल तैयार हो रही है, सबूतों को पुख्ता किया जा रहा है ताकि जमानत ना होने पाए, पक्के तौर पर सजा हो जाए। ऐसी ही तैयारी सीजीपीएससी की भी है, ऐसी ही तैयारी अन्य मामलों की भी है जहां पर बेनामी संपत्तियां खरीदी गई। हमने भी जमीन पर उतर कर पड़ताल की, हमें जानकारी मिली दुर्ग जिले की धमदा तहसील के अंतर्गत आने वाला गांव जो साजा विधानसभा के अंतर्गत आता है, हिर्री गांव, यहां पर करीब 100 एकड़ किसी पावरफुल मंत्री के रिश्तेदार के नाम पर जमीनें खरीदी गई है। ऐसी ही ढेर सारी जमीनें, दर्जनों फाइलें अब एक एक कर खुलने वाली है। जब ये फाइलें खुलेगी तो जाहिर तौर पर कई लोगों को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, जिसकी तैयारी हो चुकी है। इन्हीं बातों की तरफ इशारा था गृह मंत्री विजय शर्मा का, जिसका उदाहरण आपको कवर्धा और आसपास देखने को मिल सकता है, जहां अवैध कब्जाधारियों के ठिकानों पर बुलडोजर चल सकता है। हमने कवर्धा के संदर्भ में जहां अवैध कब्जा हुए हैं उसकी वीडियो दिखाई थी। आज मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा, हालांकि आज वो विषय नहीं है। आज मैं छत्तीसगढ़ के पुराने शासन के घपले घोटालों की फाइल को हम लगातार आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इनके अलावा जो मैं 2 मुख्यमंत्रियों की बात कर रहा था, जिसमें हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार तो पहले से ही लटक रही थी, अपनी इस गिरफ्तारी की आशंका को गहराई से समझते हुए उन्होंने अपने करीबी विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा करवा दिया और अपनी 48 वर्षीय पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने की तैयारी कर दी है। ठीक वैसे ही जैसे बिहार में राबड़ी मॉडल हुआ था, लालू प्रसाद यादव जेल चले गए थे और उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया था। नियमानुसार बिना विधायक रहे कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री 6 महीने तक रह सकता है। यही कारण है कि सरफराज अहमद का जो इस्तीफा करवाया गया है, दरअसल वो तैयारी उपचुनाव की है। वैसे हेमंत सोरेन की ये एक परेशानी नहीं है, बल्कि उनके परिवार में भी मुख्यमंत्री के पद को लेकर अब झगड़ा शुरू हो गया है। अंदर खाने की बात यह है कि उनके विधायक भाई बसंत सोरेन और भाभी जो विधायक हैं सीता सोरेन, वो चाहती हैं, उनकी भी महत्वाकांक्षा बलवती हो रही है, क्योंकि सोरेन परिवार को आशंका है कि उपचुनाव यदि हार गए तब क्या होगा। जैसे शिबू सोरेन जो उनके पिता थे, वो भी बिना विधायक रहते झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए थे, बाद में उपचुनाव लड़े, उपचुनाव हार गए, इसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। ऐसे में सोरेन परिवार के जब 3-3 लोग विधायक हैं तो बाकी बचे हुए 2 के अंदर ये महत्वाकांक्षा मजबूत हो रही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। यह हमें गहराई से समझना होगा कि परिवारवाद और घोटाले से जुड़ा हुआ हमारा राजनीतिक सिस्टम कहीं ना कहीं आम लोगों को इस कदर प्रभावित करता है कि आम जनता राजनीति में आना नहीं चाहती। गांधी परिवार के बारे में तो हर किसी को मालूम है, सोरेन परिवार के बारे में मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं, दरअसल इस परिवार का घोटालों से पुराना नाता रहा है। हेमंत सोरेन के बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने अपने लिए ही खनन की अनुमति जारी करवा दी थी, लाभ के पद में बैठ गए थे। झारखंड के पुराने राज्यपाल रमेश बैस के पास निर्वाचन आयोग का पत्र भी आ गया, लेकिन लंबे समय से पुराने राज्यपाल और अभी वाले राज्यपाल की ओर से कोई एक्शन उस दिशा में नहीं लिया गया। लेकिन ईडी वाला जो मामला अब जब सामने आ रहा है तो आपको यहां भी जानकर आश्चर्य होगा कि दरअसल लाभ के पद से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने कई बार सीएम सोरेन को सम्मन भेजा। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साल यानी 2024 के आखिरी में झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन को अब भी लगता है कि यदि वो विधायक नहीं भी रहे, अयोग्य घोषित कर दिए गए,
तब भी वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। कुछ ऐसे ही जतन दिल्ली के कथित ईमानदार कहलाने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बड़ी ही बेशर्मी से इस बात का दावा करवा रहे हैं कि वो जेल भी चले गए तो जेल से ही शासन करेंगे। आज़ादी के बाद ऐसा कभी हुआ नहीं। हालांकि कानून में इस बात का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि कोई व्यक्ति जेल जाने के बाद भी मुख्यमंत्री रह सकता है या नहीं। यहाँ पूरे देश को हैरानी हो रही है। एक नहीं बल्कि जिस सरकार के कई मंत्री जेल में हो, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में हैं, अब अरविंद केजरीवाल जिस तरह से ईडी से भाग रहे हैं, जिस तरह से वो अपने गिरफ्तार साथी मंत्रियों को कट्टर ईमानदार बताने की बेशर्मी कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। जो लोग ईमानदारी का ढिंडोरा पीट कर अन्ना हजारे जैसे ईमानदार व्यक्ति की छाया से निकले हों, उन्हीं की बेईमानी से पिछले 9 महीने में दिल्ली की गलत शराब नीति के कारण 2200 करोड़ का घोटाला हुआ है। यह दावा कांग्रेस के मौजूदा सीनियर नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी कर रहे हैं और तमाम आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरह से शराब घोटाला किया गया दिल्ली में। इसमें जिन लोगों ने दलाली खाई वो अब सरकारी गवाह बन रहे हैं। सबूत मजबूत हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल कभी भी जेल जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा जिस तरह से कस रहा है, इतना तो तय है कि वो जेल तो जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे फिलहाल यह कह पाना मुश्किल है। लेकिन ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे, इतना तो तय लग रहा है। सत्ता शीर्ष में बैठे हुए लोग इस तरह से बेईमानी करेंगे, खुली बेईमानी जिसे मौजूदा दौर की जागरूक जनता साफ तौर पर समझ रही हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, दिल्ली हो। अब पहले की तरह बेईमानी छुप नहीं सकती। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालते ही जब कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, ऐसे माहौल को समझने के लिए इतना ही पर्याप्त है कि करीब 9.25 साल हो गए मोदी सरकार को उनके विरुद्ध घपले घोटाले का कोई आरोप नहीं लगा। राहुल गांधी जैसे नेता ने राफेल घोटाले का आरोप लगाया तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें माफी मांगने को कहा, जबकि इससे पहले केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार के समय चाहे कोल स्कैम हो या 2G का घोटाला हो, तमाम घपले घोटालों की खबरें आती थी। फिलहाल केंद्रीय स्तर पर ऐसी खबरों पर ब्रेक लगा है और राज्य स्तर से जो मामले सामने आ रहे हैं उससे आम जनता के लिए यह समझना आसान हो गया है कि कौन सही है कौन गलत है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है। ऐसे माहौल में देश की जागरूक जनता को यह तय करना है कि किसके तरफ जाए। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। राजबोध आपका अपना जनमंच है। राजनीति की सुचिता के लिए हम अक्सर आह्वान करते हैं कि राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए, वरना बुरे लोग राजनीति में काबिज हो जाएंगे। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते। तो आज का अंक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आकर जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे आपका और हमारा साथ ज्यादा लंबे समय तक मजबूती से बना रहे। नमस्कार।